हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। सो बच्चों, आज हमारी हिस्ट्री की क्लास का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है बच्चों इतिहास जानने का स्रोत। तो बच्चों, आज हम इतिहास के बारे में जानेंगे और इतिहास के कुछ स्रोत जानेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम प्रस्तावना पढ़ेंगे। ठीक है, इतिहास मानव की भूतकाल से वर्तमान काल तक के विकास की कथा है। यह लोग उनकी विचार प्रक्रिया, जीवन शैली और जीवन यापन के लिए किस प्रकार सामग्री प्राप्त करते हैं उससे संबंधित अध्ययन। यह राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सामाजिक स्तर पर हुए विभिन्न परिवर्तनों का अध्ययन है। लाखों वर्षों के विस्तार में यह परिवर्तन समावित है बच्चों। ठीक है, आगे देखेंगे इतिहास का अध्ययन क्यों। तो इतिहास का अध्ययन क्यों, ये एक सभी के मन में उठने वाला प्रश्न है। ठीक है, आइए पढ़ते हैं। इतिहास की परिभाषा भूतकाल के अध्ययन के स्वरूप अध्ययन के रूप में की जाती है। भूतकाल में हो चुकी घटनाओं या बहुत समय पूर्व रहने वाले लोग हमारे आज के जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर सकते हैं। जी हाँ, ऐसे ही और इसी कारण से इतिहास एक सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक विज्ञान है। भूतकाल का अध्ययन हमें वर्तमान को अच्छी तरह समझने में सहायक करता है। इतिहास हमें विभिन्न प्रकार के मनुष्य, उसकी परंपराओं और भाषाओं के संबंध में ज्ञान प्रदान करता है। इसी प्रकार हम बौद्ध, जैन, इस्लाम, ईसाई और सिख जैसे विभिन्न धर्मों के विकास के संबंध में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। भूतकाल के संघर्षों और युद्धों द्वारा बटा हुआ समाज तथा लोगों और उसके अतीत को अच्छी तरह से समझने के लिए इतिहास का सही प्रकार से अध्ययन करना आवश्यक है। बच्चों, अगर हम इतिहास के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो पहले जो योद्धा होते थे, राजा होते थे, पहले हमारा इतिहास क्या था वो सब जानने के लिए हमें इतिहास को बहुत अच्छे तरीके से क्या करना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ जानने की उत्सुकता। तो बच्चों, आज हम देखेंगे कि हम किस तरह से इतिहास को जानने के लिए उत्सुकता रखते हैं। ठीक है, मनुष्य सदैव ही जिज्ञासु प्रवृत्ति का रहा है और यही जिज्ञासा उसे दूसरे जीवों से अलग बनाती है। हम सदैव अपने पूर्वजों और आधुनिक विचारधारा की जड़ों के बारे में जानने के इच्छुक रहते हैं। मनुष्य अक्सर यह जानना चाहता है कि पहले मनुष्य कैसे रहते थे, वे क्या खाते और पहनते, किस प्रकार के घरों में वे निवास करते थे। इस प्रकार के गहन प्रश्नों के उत्तर सिर्फ इतिहास के द्वारा ही मिल सकते हैं। अतीत से प्रेरणा लेना। हम सदैव अपने पूर्वजों को ज्ञान और अनुभव से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इतिहास से उपयोगी सीख प्राप्त कर सकते हैं। इतिहास हमें सिखाता है कि हमें क्या करना चाहिए और किन बातों से हमें आवश्यक बचना चाहिए। इतिहास ही हमें सिखाता है बच्चों हमें क्या करना चाहिए और किन बातों से हमें बचना चाहिए। अशोक को किसने महान बनाया, यह एक सवाल है बच्चों। अकबर का आदर क्यों होता है, क्यों हिटलर हर किसी की अप्रिय था। इतिहास नायकों और खलनायकों, कृत्यों और दुष्कृत्यों से भरा हुआ है। हमारे पूर्वजों के ज्ञान और उसके द्वारा किए गए आविष्कारों ने हमारे आज के जीवन की रूपरेखा निर्धारित की है। भाप की ऊर्जा, बिजली, रेलवे इंजन, मोटर कार और टीवी के आविष्कारों ने हमारे आज के जीवन को आकार दिया है। आधुनिक विचारधारा की बेहतर समझ। वस्तुओं का अतीत जानने से आप उन्हें भलीभांति समझ सकते हैं। उदाहरण स्वरूप पृथ्वी की गति पर आधारित भूगोल के अध्ययनों के बारे में अध्ययन करते समय यदि हमें यह पता हो कि पिछली कुछ शताब्दियों तक लोगों का विश्वास था कि पृथ्वी इस ब्रह्मांड के केंद्र पर स्थित है और सूर्य उसकी परिक्रमा करता है, अवश्य ही इसका अध्ययन महत्वपूर्ण और रुचिकर हो जाएगा। क्या आप जानते हैं कि वह पहला व्यक्ति जिसने इस तथ्य के विपरीत अपने विचार रखे वह इस भारतीय ज्योतिषी आर्यभट्ट थे। पश्चिमी विश्व को इसके बारे में बाद में ज्ञात हुआ था। तो बच्चों, जो पश्चिमी जो विश्व है हमारा, उनको बाद में ज्ञात हुआ कि जिसने इस तथ्य को अच्छे से जाना, ठीक है, वो कौन थे, आर्यभट्ट थे, भारतीय आर्यभट्ट थे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे बच्चों। कोperनिकस और गैलीलियो ने एक खोज की और प्रमाणित किया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, न कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर। ठीक है, जब सर्च किया तो मालूम हुआ कि पृथ्वी चक्कर लगाती है सूर्य के चारों ओर, न कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर लगाता हो। क्या आप जानते हैं कि इस खोज के परिणाम स्वरूप उन्हें दंडित कर मृत्यु दंड दिया गया, क्योंकि उस समय के प्रभावशाली लोग इस खोज को मानने को तैयार नहीं थे। अंततः इनकी खोजों को न्यूटन और केपलर ने स्वीकार
स्वीकारा और विकसित किया। अतः स्पष्ट है कि इतिहास अन्य वैज्ञानिकों को अधिक रुचिकर और अर्थपूर्ण बना देता है। आनंद के लिए इतिहास के अध्ययन के इन व्यवहारिक पहलुओं के अतिरिक्त एक अन्य महत्वपूर्ण कारण है, वह है आनंद। क्या आप सदैव कहानियां पढ़ना और सुनना पसंद नहीं करते हैं? फिर इतिहास को किसी कहानी की भांति क्यों नहीं पढ़ा जा सकता? इतिहास का अध्ययन कैसे करें? अब बच्चों आइए पढ़ते हैं कि इतिहास का अध्ययन किस तरह से करें। ठीक है, अब तक यह स्पष्ट हो चुका है कि इतिहास एक कहानी है। बच्चों अब तक ये स्पष्ट हो चुका है कि इतिहास एक कहानी है। हम कहानी ही समझते हैं क्योंकि हमने वो चीजें, वो पल, वो समय नहीं जिया और ना ही उस समय पर हम थे, तो वो हमारे लिए कहानी है। ठीक है, कहानी है। मानव और उसके अतीत की कोई काल्पनिक कथा नहीं, बल्कि आदिकाल में रहने वाले लोग और घटनाओं की सच्ची कहानी है। यह कथा अतीत की है और साथ ही वर्तमान की भी। तुलनात्मक तौर पर वर्तमान के बारे में टीवी, रेडियो, पत्रिकाओं और पुस्तकों के माध्यम से जानना आसान है, परंतु हम अतीत के बारे में किस प्रकार जान सकते हैं? ठीक है, टीवी और पत्रकारों जैसे टीवी, न्यूज़ और जो समाचार पत्र होते हैं उनके द्वारा तो हम ये सारी चीज़ें जान ही सकते हैं बहुत आसानी से। अतीत के तथ्यों के बारे में जानने के कई रुचिकर साधन उपलब्ध हैं। कई बार यह है कि जासूसी कथा की भांति रोचक और आग्रह करने वाली होती है। यह साधन हस्तलेख, हाथ की लिखी प्राचीन पुस्तक, शिलालेख, दीवारों और पहाड़ियों पर चित्रों, आभूषण, मूर्तियां, भवनों, बर्तनों आदि जैसे विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। ये हमें अतीत के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। सारे साक्ष्यों को दो मुख्य वर्गों में बांटा जा सकता है, पुरातात्विक और लिखित। ठीक है, पुरातात्विक स्रोत, पुरातत्व से प्राप्त साक्ष्यों पर हम हमारी अधिकांश ऐतिहासिक सूचनाएं आधारित हैं। पुरातत्व का अर्थ है अतीत के अवशेषों का अध्ययन। तो ठीक है बच्चों, जो पुरातात्विक शब्द है उसका क्या अर्थ है? उसका अर्थ है अतीत के अवशेषों का अध्ययन। ठीक है, इनमें से अधिकांश नीचे दबे हुए मिले हैं। इतिहास स्थलों से प्राप्त होने वाले बर्तन, ईंटें, आभूषण, सिक्के, मूर्तियां और शस्त्र इत्यादि वस्तुएं इसके अंतर्गत आती हैं। तो बच्चों ये जितने भी वस्तुओं के नाम यहाँ दिए गए हैं, ठीक है, बर्तन, ईंटें, आभूषण, सिक्के, मूर्तियां, ठीक है, और शस्त्र आदि चीजें क्या हैं? वो मिले हुए हैं। इतिहास की कुछ दबे हुए अवशेष मिले हुए हैं, उन्हें क्या बोलेंगे? पुरातात्विक स्रोत। ठीक है, आगे देखेंगे बच्चों, कई बार स्मारकों, निवास स्थलों पर घरों के अवशेष या पूरे नगर के बचे हुए हिस्से, भवन आदि हमें आदिकाल जीवन का बहुत ही अच्छा ज्ञान प्रदान करते हैं। मानव कंकाल के बचे हुए भाग हमें हजारों वर्ष पूर्व के मानवों के अस्तित्व से परिचित कराते हैं। बच्चों बहुत बार ऐसा हुआ है कि पुराने जो लोग थे उनके क्या है, कंकाल, अवशेष बचे हुए मिले हुए हैं, तो उसी के आधार पर हमें बहुत खोज करने को और ये मालूम हुआ कि भाई ये किनके हैं। ठीक है, मानव कंकाल के बचे हुए भाग हमें हजारों वर्षों पूर्व के मानव के अस्तित्व से परिचित कराते हैं। इतिहास, पुरातत्व शास्त्रियों और वैज्ञानिकों ने इन प्रमाणों का विधि पूर्वक अध्ययन किया है और उनके आश्चर्यजनक तथ्यों को खोज निकाला है। आधुनिक विज्ञान भी पुरातत्व शास्त्रियों की कई प्रकार से सहायता करता है। उदाहरण स्वरूप किसी पुरातत्व सामग्री की बिल्कुल सही तिथि या आयु को जानने के लिए अचूक वैज्ञानिक विधियां उपलब्ध हैं। सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली वैज्ञानिक विधि कार्बन 14 है। ठीक है, 14 है। ओके, लिखित या साहित्य स्रोत। ठीक है, लिखित और साहित्य स्रोत के बारे में अब हम अच्छे से जानेंगे। यहाँ बच्चों देखो एक पिक्चर भी दी गई है। ठीक है, हस्तलिखित पांडुलिपि सिक्कों पर लिखे लेख हैं और आधिकारिक अभिलेख मुख्य साहित्यिक स्रोत माने जाते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये हस्तलिखित है कुछ। ठीक है, हस्तलिखित मुख्य सही स्रोत हैं। ठीक है, वे आदिकाल से संबंधित विस्तृत सूचनाएं उपलब्ध कराते हैं। लिखित सामग्रियों में हस्तलेखों का सबसे अधिक उपयोग किया जाता था। इनमें से अधिकांश उस समय से संबंधित हैं जब कागज का आविष्कार भी नहीं हुआ था। ये अधिकतर सूखी हुई ताड़ की पंक्तियों या भोजन पत्र, पेड़ों की मोटी छाल पर लिखे जाते थे। कागज पर, पुस्तक पर या
या लेख लिखना एक आधुनिक आविष्कार है, परंतु वे भी अच्छी तरह से संरक्षित की गई हैं। प्राचीन काल में लिखे गए ये हस्तलेख प्राचीन भाषाओं जैसे पाली, प्राकृत, संस्कृत, अरबी, ग्रीक, लैटिन और हिंदी में है। इन हस्तलेखों और पुस्तकों के अतिरिक्त एक अन्य महत्वपूर्ण लिखित स्रोत पत्थरों, धातुओं और ईंटों पर खुदे शिलालेख हैं। ठीक है, कुछ हस्तलेखों या पुस्तकों की लिखावट या लिपि आधुनिक लिपियों से मेल खाती है। उदाहरण स्वरूप संस्कृत को देवनागरी लिपि में लिखते हैं। जो बच्चों संस्कृत की जो लिपि होती है वो देवनागरी लिपि होती है बच्चों। ठीक है, आगे देखेंगे जो अब भी उत्तर भारत में प्रयोग की जाती है। इसी प्रकार रोमन और प्राचीन चीनी लिपियां अब भी यूरोप और चीन में क्रमश उपयोग की जाती हैं, लेकिन 2000 वर्षों से भी पूर्व लिखी जाने वाली लिपियां अलग प्रकार की हैं, जो अब सामान्यतः प्रयोग नहीं की जाती हैं और उन्हें पढ़ने के लिए विशेष परीक्षण की आवश्यकता होती है। इस प्रकार की अधिकांश प्राचीन लिपियों की गूढ़ता समझ ली गई है और इतिहासकार उन्हें पढ़ने में सक्षम हो गए हैं, लेकिन इनमें से कुछ अब भी एक पहेली बनी हुई है। उदाहरण स्वरूप हड़प्पा के लोगों द्वारा प्रयोग की जाने वाली लिपि आज भी अबूझ पढ़ी नहीं जा सकी है। 2000 वर्ष पूर्व प्रयोग की जाने वाली ये लिपियां बड़ी संख्या में शिलालेखों में प्रयोग की गई हैं। दुर्भाग्यवश ये प्राचीन लिपियां हस्तलेखों में सुरक्षित नहीं रह पाई हैं बच्चों। ठीक है, आगे देखेंगे बच्चों हम प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत। ठीक है, इतिहास उपलब्ध सूत्रों और प्रमाणों के आधार पर परिणाम निकालते हैं जो इतिहास के स्रोत कहलाते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत फैले हुए हैं और उनके प्रकार के हैं, वो कितने अनेक प्रकार के हैं। हम उन्हें मोटे तौर पर 3 प्रमुख समूहों में विभाजित कर सकते हैं। लिखित सामग्री, सबसे पहले बच्चों क्या आएगी? लिखित सामग्री। ठीक है, 1 सेकेंड बच्चों, सॉरी। ठीक है, लिखित सामग्री के रूप में हम धार्मिक एवं धर्मनिरपेक्ष साहित्य को ले सकते हैं। धार्मिक साहित्य में वेद, पुराण और उपनिषद, बौद्ध साहित्य एवं महाकाव्य इत्यादि सम्मिलित हैं। वैदिक और उत्तर वैदिक काल का सबसे मुख्य स्रोत वेदकालीन साहित्य है। वे आर्यों के सामाजिक, अर्थ और धार्मिक जीवन का विविध चित्र प्रस्तुत करते हैं। रामायण और महाभारत ये 2 महाकाव्य यह बताते हैं कि कैसे लोग सामाजिक और आर्थिक परिवर्तनों से होकर गुजरे थे। ठीक है बच्चों, कौन से? रामायण और महाभारत, इनमें क्या था? कैसे लोग परिवर्तित हुए थे। ठीक है, पुराण या प्राचीन कथाएं बाद में लिखी गई थी। इनमें विभिन्न राजवंशों से संबंधित प्रमाणिक सूचनाएं होती हैं। इन सूचनाओं में देवी देवता और काल्पनिक चित्रों से संबंधित अल्प सामग्रियां हैं। शोधकर्ता के वर्षों के अध्ययन के पश्चात काल्पनिक कथाओं के जाल में से इतिहास संबंधित सूचनाएं निकालने में असफल हो पाए हैं। बौद्ध साहित्य पाली भाषा में लिखे हुए थे। यह ग्रंथ हमें बुद्ध के बारे में ही नहीं वरन मगध राज्य पर शासन करने वाले सम्राटों के बारे में भी बताते हैं। धर्मनिरपेक्ष साहित्य में इतिहास की जीवनियां, विदेशी यात्रियों के लेखों से संबंधित पुस्तकें, विधि पर पुस्तकें, नाटकों पर कार्य, काव्य, गद्य इत्यादि सम्मिलित हैं। दर्शन शास्त्र, कथा, लेखों, नाट्य और काव्य पर प्रचुर मात्रा में प्राचीन साहित्य उपलब्ध हैं, जबकि क्रमिक इतिहास पर काफी कम लिखित सामग्री है। जीवनियों में बाणभट्ट की हर्ष चरित्र, राजा हर्ष का जीवन चरित्र और ब्लेहण का विक्रमादेव चरित्र, चालुक्य नरेश, विक्रमादित्य पष्ट का जीवन परिचय 2 महत्वपूर्ण जीवनियां हैं। जीवनियां नरेश और उनके उपलब्धियों का एक समालोचन अध्ययन है बच्चों। ठीक है, आगे दिखेंगे बच्चों। हिंदू विधि पर आधारित पहली पुस्तक मनु द्वारा रचित मनुस्मृति है। प्राचीन भारतीय इतिहास में संबंधित विदेशी यात्रियों के लेख सूचनाओं का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। मेगस्थनीज यूनान का राजदूत, यह चंद्रगुप्त के शासनकाल में भारत आया था। उसके द्वारा रचित इंडिका से चंद्रगुप्त मौर्य की साम्राज्य के बारे में समुचित विश्वसनीय सूचनाएं प्राप्त होती हैं। 2 चीनी यात्री गुप्त सम्राटों के समय में फहायान और हर्षवर्धन के समय के ह्वेनसांग के लेख गुप्त और उत्तरकालीन के जीवों में लोगों के समाज के विषय में विस्तृत सूचनाएं देते हैं। सिक्के और शिलालेख।
ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर सिक्के और शिलालेख कैसे होते हैं, कौन से होते हैं, आइए आपको हम इसके बारे में बताते हैं। ये देखो चित्र है बच्चों, ये क्या है, सिक्के हैं और शिलालेख जो इन पे चित्रकारी की गई है। ठीक है, सिक्के इतिहास सूचनाओं के उपयोगी स्रोत हैं। पुरातत्वविदों ने प्राचीन काल के विभिन्न समूहों से संबंधित अनेक सिक्के खोज निकाले हैं। ये विभिन्न प्रकार की धातुओं जैसे सासा, तांबा, चांदी और सोने के बने हुए हैं। इनके अध्ययन से शोधकर्ता सम्राटों, उनके राज्यकाल और उनके साम्राज्य के विस्तार से संबंधित सूचना एकत्रित कर सकते हैं। बस धातुओं की शुद्धता, सोना, चांदी, कांसा आदि जिनसे सिक्के बनाए गए थे को देखकर उस राज्य की आर्थिक स्थिति का पता चलता है। कुछ भारतीय सम्राटों के सिक्के विदेशी भूमि पर और कुछ विदेशी सिक्के भारत की भूमि में मिले हैं। ठीक है, भारत में मिले हैं। पहाड़ियों, पत्थरों की दीवारें, खंभों, तांबे के पत्थरों, मंदिरों की दीवारें और मिट्टी की टिकियों पर खोदकर लिखे गए लेख शिलालेख के अंतर्गत आते हैं बच्चों। ठीक है, समझ आया ना बच्चों। देखो मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है ये। ठीक है, मंदिरों की दीवारों और मिट्टी की टिकियों पर खोदकर लिखे गए जो लेख हैं बच्चों, शिलालेख के अंतर्गत आते हैं। ये शिलालेख सम्राटों या किसी विशिष्ट व्यक्तियों के आदेश पर खुदवाए जाते हैं। शिलालेख विभिन्न काल में बोली जाने वाली भाषा और साहित्य कुशलताओं से संबंधित स्पष्ट चित्रण प्रस्तुत करते हैं बच्चों। उदाहरण स्वरूप इलाहाबाद स्तंभ लेख महान गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त की सैन्य उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हैं। ठीक है, अन्य पुरातत्व साक्ष्य, पुराने भवन या स्मारक जैसे हड्डियां, पत्थर, मन के औजार और अस्त्र जो कि देश के विभिन्न भागों से प्राप्त हुए हैं, सूचनाओं के महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं। स्मारक जैसे स्तूप, मंदिर, स्तंभ, किले और मकबरे इत्यादि महत्वपूर्ण पुरातत्व साक्ष्य हैं। इनमें से कुछ स्मारकों में चित्रकला, मूर्तिकला और जहां तक कि शिलालेख है जो कि इतिहास की दृष्टि से अप्रतिम रूप से महत्वपूर्ण है। इन स्मारकों का अध्ययन इतिहासकारों को इस काल के जीवन के विभिन्न पक्षों से संबंधित सूचनाओं को एकत्र करने में सहयोग देता है। सांची का स्तूप, अशोक का स्तूप, नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अवशेष प्राचीन भारतीय इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण स्मारकों में से एक हैं, जिन्हें उपलब्ध सूत्रों और साक्ष्यों के आधार पर परिणाम निकालना होता है, जिसे इतिहास में स्रोत माध्यम कहते हैं। इतिहासकारों ने इस प्रकार कार्य किया जिससे आप अपनी उत्पत्ति को समझ सकें और एक बेहतर नागरिक बन सके बच्चों। यहाँ देखिए कुछ चित्र दिए गए हैं, जैसे नालंदा विश्वविद्यालय का अवशेष बच्चों ये है। ठीक है, सेकंड चित्र है हमारा मेहरौली का लौह स्तंभ। ठीक है, ये लौह स्तंभ है बच्चों। ठीक है, और सांची का स्तूप बच्चों, ये भी काफी इंपोर्टेंट है। देखो सांची का स्तूप चित्र में आपको देखकर मालूम हो गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसी के साथ बच्चों देखते हैं स्मरणीय तथ्य। इतिहास का अध्ययन भूतकाल के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। इतिहास के अध्ययन जिज्ञासा को शांत करने, अतीत से प्रेरणा लेने, आधुनिक विचारधारा को बेहतर बनाने और प्राचीन रोचक बातें जानने में सहायक होता है। इतिहास को जानने के लिए दो मुख्य साक्ष्य प्रवर्तित और लिखित। ठीक है, साक्ष्यों को जानने की सबसे आधुनिक विधि कार्बन 14 है, जो मैंने अभी चैप्टर में आपको पढ़ाई थी। सिक्के और शिलालेख प्राचीन इतिहास को जानने के सबसे उपयोगी और प्रारंभिक स्रोत हैं। लिखित साहित्य और इतिहास के तथ्यों पर विस्तार से जानने वाली जानकारी उपलब्ध कराता है बच्चों। कैसा लगा हमारा चैप्टर? आई होप आपने एंजॉय किया होगा और आपको अच्छे से जानकारी मिली होगी और बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो बच्चों ये चैप्टर आपका यहीं फिनिश होता है। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय प्यारे बच्चों।